नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां आपको फटाफट अंदाज में खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास भी कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे 9136934065 इस नंबर पे आप अपने नाम, अपने शहर का नाम और फिर सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। इस नंबर पर और कोई सवाल नहीं भेजे। 9136934065 वापस ये नंबर मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं और 3 मेहमान हैं जो आपको अगले आधे घंटे तक सभी सवालों के जवाब देंगे। बिटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एनालिस्ट है। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से। और मनोज जैन है पृथ्वी फिल्मार्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही एक और खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, वो हैं नरेंद्र वाधवा, प्रेसिडेंट है कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। शुक्रिया वाधवा जी। सबसे पहले इसी खबर से बातचीत कर लेते हैं। हालांकि आपसे बातचीत हुई थी शुक्रवार को, उस दिन आपने 1 मार्च को ये खबर बताई नहीं थी कि ये खबर, और आपसे बातचीत करने के तुरंत बाद मुझे वो नोटिफिकेशन मिला भी था, तो सैटरडे संडे बंद था तो बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन खबर ये है कि 104 कमोडिटी डेरिवेटिव में अब ट्रेडिंग हो सकती है। ये लिस्ट पहले 91 तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। कुल अब 104 कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग हो सकती है। और मंजूरी वाले लिस्ट में जो नए कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, सीमेंट, एप्पल, बैम्बू और टिम्बर, ये सब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें नई लिस्ट में शामिल किया गया है। वाधवा जी, अब प्रोसेस ऐसा होता है कि एक्सचेंज पहले देखती है कि क्या इस तरह की डिमांड है कि नहीं, मार्केट को स्टडी करती है, फिर मंजूरी दी जाती है। क्या लग रहा है इनमें से कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे एक्सचेंज पर? देखिए, ये सारे डिस्कशन हुए थे सीडैक मीटिंग में 2001 की, और 2002 में भी जब कंटिन्यूसली सीडैक मीटिंग्स के अंदर ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसकी मंजूरी दी गई थी, हमने रिकमेंड करे थे। प्रोसेस ये था कि सेबी जो है गवर्नमेंट को, वेरियस मिनिस्ट्रीज को लिखती है और वेरियस मिनिस्ट्री से इसकी अप्रूवल आती है, तब ये नोटिफिकेशन आती है। जैसे हमने एक तारीख को देखी है कि नई कमोडिटीज 13 आई हैं और 104 कमोडिटीज हैं। और जो सीडैक के अंदर मेंबर्स हैं उसके अंदर कमोडिटी एक्सचेंजेस भी हैं, उनके नुमाइंदे भी होते हैं और उनके सारी लीडरशिप होती है। तो मेरे को लगता है ये सारे पहले डिस्कस हुई हैं और कई कमोडिटीज इसके अंदर काफी जल्दी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होंगी। को लग रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है? हालांकि उस दिन आपने कहा था कि वेदर के कॉन्ट्रैक्ट जल्द दिख सकते हैं और एनसीटीएक्स एमडी भी ऐसा कह चुके हैं। और भी कुछ नाम आपको लग रहे हैं जो आने वाले दिनों में दिखेंगे एक्सचेंज पर कमोडिटी की डेरिवेटिव की लिस्ट में? देखिए, जो डिस्कशन हुआ था, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सीडैक मीटिंग की नहीं कह रहा। हमारा बार बार कोशिश ये है कि नई कमोडिटीज, रेलेवेंट कमोडिटीज इस मार्केट में लाई जाएं। उसके अंदर एटीएफ भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर डिस्कशन हुआ था। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वो भी कमोडिटी हमारे को जरूरत है यहाँ पर लाने की। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी डिमांड है मार्केट में, तो वो भी मेरे को लगता है कमोडिटी जल्दी दिखेगी अप्रूवल लिस्ट के अंदर। तो ऐसी कई कमोडिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हमारी कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड होंगी। पहले भी बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक सरकार का इंटरवेंशन, सरकार की तरफ से बैन लगाने वाली बात तो अलग है, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कॉफ़ी की अगर बात करें, इसबगोल की बात करें, उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं देखते हैं और फिर वो चीज़ें ट्रेडिंग में ही बंद हो जाती है धीरे धीरे। क्या फिर कैसे उसका दायरा बढ़ेगा? इन सब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और कैसे उसका दायरा बढ़ाया जाए, कैसे लिंक किया जाए इंडस्ट्री और जो उनके रियल पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे? मेरा मानना यह है कि वर्ड था रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो आ रहे हैं, रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी डिलीवरी कहाँ पर डिलीवरी होगी और कौन से एरिया के अंदर हमारे को वहां पर फोकस करना चाहिए, इसकी जरूरत है। लेकिन वो एक्सचेंजेस के ऊपर है कि एक्सचेंज को करना है, और हमारा पार्ट ये है कि हमारे को बार बार जाके उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी करनी है, बताना है वैल्यू पार्टिसिपेंट्स को कि इसकी जरूरत है आपको प्राइस डिटर्मिनेशन फिर और प्राइस हेजिंग के लिए। तो ये एफर्ट सारी सारी तरफ से चाहिए। लेकिन एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए तो उसको वो करे कि वो सक्सेसफुल हो और उनको ऐसे मरने ना दें कॉन्ट्रैक्ट्स को। जैसे आपने नाम लिए ईसब गोल और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी इंट्रोड्यूस हुए थे, एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स,
तो हमारे को दोबारा से उसमें काम करने की जरूरत है। ये जो नई 13 नई कमोडिटीज आई हैं, तो इसके ऊपर पूरी स्टडी करी गई थी कि मार्केट में इन कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड है, तभी ये लाए गए हैं। शुक्रिया वाधवा जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि ये कौन कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट अब इस लिस्ट में आ गए हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर ट्रेडिंग हो सकती है। सिर्फ ज़रूरत है आपको मार्केट तलाशने की और फिर एक्सचेंज सेबी से मंजूरी लेगा, फिर सेबी डिमांड की स्थिति को देखते हुए इसे मंजूरी देगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दर्शकों के सवाल जवाब लेने का भी वक्त आ गया है और हमारे सारे बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। सबसे पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है उनका नाम है चंदर केसवानी है, इंदौर से है। ये कह रहे हैं कि सोने में क्या करना चाहिए, अच्छी तेजी आ चुका है, आप भी इंदौर से हैं। मनोज जी, क्या इनको क्या सलाह देंगे चंदर जी को? नमस्कार ऋषिमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे सोने में एक अच्छी बड़ी तेजी जो है हमने गत सप्ताह से होते हुए देखी और 63,300 तक के जो लक्ष्य हमने गत सप्ताह आप ही के चैनल पे दिए थे और उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला इंटरनेशनल मार्केट में $2084 के ऊपर। तो हमारा मानना है कि अभी ये मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और $2120 तक के स्तर जो है यहाँ पे इस सप्ताह देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा अगर डिप मिलता है 63,330 तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस जो लगाना है एक 63,100 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 63,800 तक के रहेंगे। ओके, तो ये व्यू है आपका गोल्ड पर। 63,800 तक आपको लग रहा है कि सोना यहाँ से जा सकता है। खरीदारी की सलाह चंदर जी की तरफ से के लिए यहाँ पर दी गई है। अगले दर्शक हमारे साथ दिनेश कुमार तिवारी हैं। नेचुरल गैस में क्या करे, 174 रुपए पर खरीदा है, क्या करना चाहिए बीटूपन, आप क्या सलाह देंगे एनजी में इनको? 174 में बाइंग है तो काफी हाई पे बाइंग हुआ है, शायद पहले का होगा। और देखिए नेचुरल गैस में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है। 165 का मुझे तो लग रहा है फिलहाल शायद मार्केटिंग मोमेंटम दे सकता है, या लेकिन इनको एक काम करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 156 के नीचे। वो 156 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करे। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, थोड़ा सा रिकवरी, मार्केट शॉर्ट कवरिंग रैली है। एक इमीडिएट हर्डल है 165, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो शायद 173 या 174 तक जा सकता है। फिलहाल के लिए 156 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकता है। चलिए, कई सारे दर्शक हैं और लगातार इस पे फोन पे लगातार कॉल किए जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज भेजें, आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर देंगे। अगले दर्शक हमारे साथ उपेंद्र है। क्रूड के 6,400 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन उन्होंने खरीद रखी है 100 रुपए पर। क्या करना चाहिए भूपेश जी, आप जवाब दीजिए इनको, उपेंद्र जी को। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में स्पेशली अभी तेजी का रुख बना हुआ है। 6,480 के नीचे मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल जाना चाहिए। क्रूड ऑयल में जो तेजी है अपसाइड में बरकरार रहेगी। जहां कहीं भी इन्हें 30 से 50 पॉइंट की कहीं भी डिप मिलती है वहां इन्हें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम वैल्यू निकलेगा वैसे वैसे इनकी प्रीमियम और डिके होंगे, तो इन्हें एग्जिट करने का एक बार विचार करना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अभी इन्होंने सवाल भेजा है और मनोज जी को ये फॉलो करते हैं। मनोज जी आपसे ही सवाल ये पूछना चाह रहे हैं। इनका नाम है राजेश माहेश्वरी। चांदी में क्या करना चाहिए, चांदी में ट्रेडिंग रणनीति आपसे जानना चाह रहे हैं। सोने के कंपैरिजन में चांदी में हमने थोड़ी चाल जो है वो सुस्त देखी है, लेकिन $23 के पार चांदी भी निकलती हुई नजर आई है और बेस मेटल्स में भी यहाँ थोड़ा सपोर्ट जो है मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि चांदी में अगर ऑलरेडी बाइंग की पोजीशन है तो होल्ड रख सकते हैं, या अगर नई खरीदने की रणनीति बना रहे हैं तो 71,700 71,800 के रेंज में भाव आते हैं, तो वहां पे एक बार लेने का रखना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। एक स्टॉप लॉस जो रखना है 71,330 का रखें। ऊपर में हमारा मानना है कि इस सप्ताह एक बार कीमतें 73,000 से 73,300 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो लगभग 1,000 से 1,200 रुपए तक की बढ़त इस सप्ताह चांदी में देखने को मिल सकती है। ओके मनोज जी, एक और सवाल था इनका। गोल्ड में 2 लॉट गोल्ड मिनी का बाई किया हुआ है 63,546 रुपए में, क्या करना चाहिए, इस पर भी व्यू जानना चाह रहे हैं। हालांकि अपने गोल्ड में बताया है 63,800 का टारगेट दिया है, कुछ और ऐड करेंगे इसमें? हाँ, इनका गोल्ड मिनी में है तो मिनी भी जो है अभी 63,225 जो मार्च का वायदा चल रहा है, इनका शायद नेक्स्ट मंथ का होगा। तो वहां पे भी हमारा मानना है कि 63,500 के आसपास अभी भाव चल रहे हैं, तो यहाँ भी 63,800 63,850 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन को अभी होल्ड करें
हमारा मानना है यहाँ से 300-400 रुपए तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए, अब स्क्रीन पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके कॉल्स भी दिखाते रहिए ताकि दर्शकों को आसानी होगी। अगले दर्शक हमारे साथ जफर इस्लाम हैं, अनंतनाग जम्मू कश्मीर से इन्होंने सवाल भेजा है। गोल्ड का इस साल का टारगेट क्या है? क्या ये निवेश के लिए सही समय होगा? क्या 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 सलाह देंगे मनोज जी आपको? क्या इस साल का टारगेट आप क्या देख रहे हैं गोल्ड में? निवेशक है ये, ट्रेडर नहीं है। निवेशक के लिए मेरा मानना है कि अभी भी यहाँ पे निवेश के मौके अच्छे हैं सोने में। सेकेंड हाफ में जब यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होगी तो मेरा मानना है कि सोना 68,000 से 70,000 तक के स्तर यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आएगा भारतीय बाजारों में। तो लंबी अवधि के निवेशक हैं, सिप मोड में निवेश करते रहें। अभी यहाँ पे जो निवेश की रेंज है 63,300 से 62,500 के दायरे में, यहाँ पे सिप मोड में निवेश करते रहें। हमारा मानना है कि ये वर्ष के अंत तक एक बार 68,000 से 70,000 तक के स्तर देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा, ये जिंक पे जाना चाह रहे। जिंक में तेजी भी अच्छी है, 1% से ज्यादा की तेजी है। आप बताइए बिटूपन क्या करना चाहिए? 217 रुपए पर के आसपास है, अभी खरीदारी करें या रुके जिंक में? जिंक में तो देखिए एक बेस मेटल में थोड़ा स्पाइक आया हुआ है, कॉपर में जिंक में थोड़ा सा अच्छा खासा स्पाइक आया हुआ है। अगर ये थोड़ा देखते हैं तो अभी 216 के आसपास चल रहा है बाजार। तो मेरे हिसाब से अराउंड 215 के आसपास बाय कर सकते हैं। 214 के नीचे स्टॉप लॉस, 218 टू 219 का टारगेट दे सकते हैं इंट्राडे के लिए प्योरली। आप भूपेश जी क्या सलाह देंगे? मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? ठीक ठाक तेजी दिख रही है, कॉपर भी आधा % ऊपर है, जिंक में तो तेजी है ही। आपकी कोई पिक अगर शाम के सत्र के हिसाब से? जी सर, अगर मैं बात करूं तो कॉपर और जिंक मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। स्पेशली कॉपर का बाजार अच्छा लगता है। 731, 30, 50 का भाव चल रहा है अभी। करंट भाव पर भी कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस 728 के नीचे का रहेगा। 736 और 741 का लक्ष्य संभावित रहेगा आने वाले दिनों की। ओके, एक और काउंटर है नेचुरल गैस, जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, 5.5% ऊपर है। क्या करना चाहिए मनोज जी? 161 रुपए 40 पैसे पे और तेजी दिख रही है आपको? बिल्कुल, एक बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और टेक्निकली अगर मैं चार्ट पे देखूं तो ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म में जो है 180 से 190 तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो यहाँ पे थोड़ा डिप मिलता है 158 के आसपास, तो लॉन्ग कर सकते हैं 153 के स्टॉप लॉस से। 1 से 2 दिन के लिए लक्ष्य 170 का रहेगा। जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, लगभग 1 से 2 वीक के लिए, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो कीमतें हैं एक बार 190 तक का स्तर दिखा सकती है। तो यहाँ लॉन्ग की पोजीशन में बने रहना चाहिए 153 के स्टॉप लॉस से। बिटूपन आपकी सलाह क्या है? गोल्ड सिल्वर के जो निवेशक या ट्रेडर्स हैं उनके लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं आज? मैं तो देखिए आपको पहले भी बताया कि बहुत तेजी में मैं मान के चल रहा हूँ बाजार, और ये शायद मैंने 2 हफ्ते से पहले ही बताया था। अभी फिलहाल गोल्ड का जो सिनेरियो है, मोस्टली देखिए आप बिटकॉइन भी साथ में देखेंगे एज ए ऑल्टरनेटिव करेंसी, उसका रैली देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। और ये गोल्ड मोस्टली उसी को देख के थोड़ा लीड भी कर रहा है। फिलहाल मुझे लग रहा है गोल्ड में देखिए, अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, जो भी फेड रेट कट मैं भी बता रहा हूँ कि पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड, और यूएस के जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो भी कहेंगे गोइंग फॉरवर्ड सॉफ्ट आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है ये गोल्ड 68,000 टू 69,000 पहुंचने वाला है। यहाँ से 10-12% गोइंग फॉरवर्ड एक रिटर्न बन सकता है गोल्ड में, मे बी दिस ईयर। और फिलहाल के लिए जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं जो फ्यूचर्स में देखते हैं मार्केट को, तो मेरे हिसाब से अगर आज के हिसाब से देखना है तो कोई भी थोड़ा डिप्स मिलता है, समथिंग अराउंड 60,100, 200, ये सब प्रॉपर लेवल है जहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में हो या 1-2 दिन में ये 64,200 टू 64,500 पहुंचने वाला है गोल्ड। और सिल्वर में क्या है, सिल्वर थोड़ा लैग कर रहा है। सिल्वर में क्या है कि जो ग्लोबल में मार्केट में अगर स्पॉट सिल्वर देखता हूं तो वहां पे एक हॉराइजॉन्टल रेंज बन रहा है। तो वो रेंज तोड़ने के बाद ही मार्केट में ज्यादा तेजी आएगा। जो मुझे सामने दिख रहा है कि अभी जो मे वाला कॉन्ट्रैक्ट है 72,250 के आसपास बाजार चल रहा है, ये शायद एक यहाँ से 700-800 रुपए का एक आराम से एक पुल बैक आ सकता है या अपसाइड आ सकता है। यहाँ पे कोई भी डिप्स मिलता है इंट्राडे में, समथिंग अराउंड 71,800, 900 के आसपास मेरे हिसाब से सिल्वर में बाइंग करना है। हाँ, स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको 71,300 के नीचे। तो यहाँ पे भी एक बाइंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल सिल्वर थोड़ा लैग कर रहा है। मे बी गोइंग फॉरवर्ड शायद ये सिल्वर में फर्दर पॉजिटिविज्म आएगा, लेकिन इमीडिएट बेसिस में मुझे गोल्ड में स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रहा है। आप भूपेश जी, आप अपनी राय रख दे गोल्ड सिल्वर पे, क्या सलाह है आज के लिए? जी, आज के लिए स्पेसिफिकली सलाह ये रहेगी कि 63,300 के नाम पर या 350 के नाम पर गोल्ड मिलता है
तो खरीदारी करनी चाहिए। 63,150 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। 63,750, 63,900 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं सिल्वर की बात करें तो 72,250 का दाम है। 71,900 या 800 में मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। 71,550 के स्टॉप लॉस रहेंगे। लक्ष्य इसके अपसाइड में 72,300 और 72,700 की संभावित है। मेटल्स में आप क्या सलाह दे रहे हैं मनोज जी? आपको क्या लग रहा है आज किस मेटल्स में पैसा बन सकता है? कोई टॉपिक आज शाम के लिए आपकी तरफ से? यहाँ पे बेस मेटल में मोमेंटम पॉजिटिव दिखता है। हमने कॉपर को एक बार फिर एलएबी पे $8,500 के पार निकलते हुए देखा है और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में $8,800 तक के स्तर एलएमई पे आते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 740-45 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिन के लिए अगर किसी को रणनीति बनानी है 729 में कॉपर बाय करना चाहिए। 724 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 738 का रहेगा। वहीं ये वीकेंड तक एक बार 740-42 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए आज हमने एक खास मेहमान से भी बातचीत की थी वीकेंड पे। अजय गोयल साहब है, मसाला कारोबारी है, तो फिश का जो अनुमान है वो सबसे पहले बता देते हैं, फिर हम उनकी राय भी आपको सुनवाएंगे। फिश का जो अनुमान है 70% इस सीजन ज़्यादा जीरा उत्पादन का अनुमान है। 2024 में गुजरात राजस्थान में दोनों राज्यों को मिलाकर 1,03,00,000 बैग जीरा उत्पादन की उम्मीद है। इस एक बैग में 55 किलोग्राम जीरा होता है और इन दोनों राज्यों में पिछले साल अगर आप देखेंगे तो करीब 60 लाख बैग जीरे का उत्पादन हुआ था, यानी काफ़ी ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले उत्पादन अनुमान है। इस पर हमने अजय गोयल साहब से बातचीत की थी, आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। जीरे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, अजय गोयल जी हैं, जो गोपीलाल भनवारीलाल एंड सन्स के डायरेक्टर है, ऊंझा से आते हैं, एक्सपोर्टर हैं, बड़े कारोबारी है स्पाइसेस के। जीरे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको जो करंट कंडीशन है, जिस तरह के अराइवल के प्रेशर फरवरी महीने में दिख रही है, दिखी, अब मार्च को लेकर लग रहा है कि बम्पर यहाँ पर अराइवल्स रह सकते हैं। क्या लग रहा है किस तरह प्राइस जाते आपको दिख रहे हैं जीरे के? प्राइस में सर ऐसा है कि पुराना जीरा नहीं है, पुराना जीरा बिल्कुल नहीं है। ओके, न इंडिया में है न इंडिया के बाहर है। ओके, पर नया जीरे लगभग 2 गुनी क्रॉप है लास्ट ईयर से। तो 2 गुनी क्रॉप होने से क्रॉप और भाव रेट ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। ओके, फिर भी अभी बाजार मोटा मोटी अभी 250 रुपए किलो जीरा है। जब तक किसान का पैसा रहेगा अराइवल का, जब तक कोई तेजी का मन नहीं है। ओके, आपको क्या लग रहा है, आपको अगर खरीदना होगा तो किस लेवल पे जीरा खरीदेंगे? 200 रुपए तक वेट करना चाहिए। कि अभी 250 की रेट है, वो 200-210 तक का वेट करना चाहिए। 20,000 से 21,000 20,000 से 21,000 का मन है और उसमें भी कोई बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसा दिखता नहीं है। ओके, और ऊपर में क्या लग रहा है आपको, ऊपर में कहां तक जा सकता है जीरा? 10 से 15% आप पूरे साल की तेजी मंदी मानिए। 10 से 15%, 15% पूरे साल की तेजी मंदी के उससे ज्यादा तेज है। और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है? जिस तरह के फिश के सेमिनार में जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इंटरनेशनल प्लांटेशन भी इंडिया की तरह वहां भी बढ़ रही है, क्या एक माहौल तो नहीं तैयार हो रहा है या वाकई प्लांटेशन बढ़ रही है? नहीं, माहौल वाली बात नहीं है। हकीकत के अंदर चाइना को लास्ट ईयर किसानों को भाव ऊंचा मिलने से उनकी क्रॉप 3 गुनी से 4 गुनी कम फॉर्म है। क्या वो इतना रेलिवेंट डेटा है और आपको लग रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट डेटा है जिस तरह के डेटा की बात चाइना को नहीं, बिल्कुल। मेरा खुद का भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट है चाइना का और अभी 15 दिन पहले मेरा ब्रदर भी जाके आया था चाइना में। क्रॉप बहुत अच्छी है वहाँ, मतलब सोइंग बहुत अच्छी होगी। इंटरेस्टेड है किसान। ओके, तो जीरे की चलिए बात हो गई, आपने ऊपर और नीचे के भाव भी बता दिए। आपको लग रहा है नई खरीदारी अगर करनी है तो 20, 21, 22 के आसपास आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब धनिया को लेकर बातचीत करते हैं। धनिया को लेकर कई तरह, एक तो बकाया स्टॉक जो थे, पुराने स्टॉक भी थे, उसके बाद हालांकि क्रॉप कम है, यील्ड को लेकर भी थोड़ी चिंता है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो धनिया में यहाँ से बनने वाला है? ओवरऑल क्रॉप का कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर नई क्रॉप कम होने से जनरल ध्यान 15-20% तेजी आराम से आ जानी चाहिए धनिया में। हाँ, इसमें माइनस पॉइंट एक ही है कि अब की बार पिछले साल जैसी चाइना की डिमांड नहीं है एक्सपोर्ट की। ओके, लास्ट ईयर की जो डिमांड थी वो इतनी डिमांड नहीं है, तो सामने क्रॉप भी आती है। धनिया जो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उसको किस लेवल पे आप खरीदने की सलाह देंगे? करंट लेवल पे 50% तो लेना चाहिए, 50, और आधा माल, और आधा पूरा माल 10 कब खरीद ले? 10 से 15% घटने का वेट करना चाहिए। नहीं तो कोई बात यानी नहीं। 70 के आसपास, 70 रुपए आजू बाजू बाकी का माल लेना चाहिए। पूरे मिलेगा। साल के लिए ऊपर कहां तक देख रहे हैं धनिया को? 100 रुपए आजू बाजू, 70 से 100 का रेट। 70 से 100 की रेंज, 20 से 30% का रिटर्न धनिया में आराम से मिलेगा। इंटरेस्ट भी कम लगेगा और अच्छा रहना चाहिए। शुक्रिया जय गोयल साहब।
ओके, तो ये थे अजय गोयल जिससे आपने जीरे और धनिया को लेकर सुना। अब चलिए अपने टेक्निकल एनालिस्ट की भी राय ले लेते हैं। मनोज जी, आप बताइए, धनिया और जीरा इन दोनों काउंटर पर आपकी राय क्या है ट्रेडर्स के लिए? धनिया इस साल एक अच्छा कमोडिटी लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से भी और लंबी अवधि की भी अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे पहले भी हमने अनुमान जो है वो पॉजिटिव ही रखे थे और आज हमने एक अच्छी बढ़त भी आते हुए देखी 8,300 तक। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे धनिया लंबी अवधि में एक बार 10,100 तक के स्तर इस साल दिखा सकता है। कहीं भी अगर यहाँ पे गिरावट आती है नीचे में 8,000 से 7,800 के रेंज में, तो धनिया में बाइंग करके चलना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में जो लक्ष्य रहेगा वो 8,800 9,450 रहेगा। लंबी अवधि में 10,100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, आप बता दीजिए, धनिया और जीरे पर आपका आउटलुक क्या है? भूपेश जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को, फिर बताइए धनिया और जीरे में क्या करना चाहिए। यस सर। सर, अगर धनिया की बात करें तो धनिया जहां भी 100 रुपए की गिरावट मिलती है वहां धनिया में खरीदारी करनी चाहिए और इसमें 7,900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में इसके लक्ष्य 8,350 और 8,550 तक संभावित रहेंगे। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव बना हुआ है। जहां कहीं भी कोई भी पुल बैक आता है उस पुल बैक को बिकवाली के रूप में इस्तेमाल किए जाना चाहिए और 24,500 या 25,200 के आसपास कहीं भी जीरा वायदा अप्रैल का मिलता है वहां बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 25,600 का रखें। लक्ष्य संभावित 23,500 और 23,200 के लॉन्गर टर्म में रहेंगे। ये हल्दी को लेकर क्या आउटलुक है आपका भूपेश जी? हल्दी में क्या करना चाहिए? किस तरह की तेजी यहां से दिख रही है? आज भी देखिए तो करीब करीब 3% की मजबूती दिखी है। 17,432 पे बंद हुई है हल्दी। जी सर, हल्दी एक मेरा फेवरेट अभी सब्जेक्ट बना हुआ है और मोमेंटम भी इसमें अच्छा खासा है हल्दी में। मुझे लगता है कि हल्दी में जहां कहीं भी गिरावट मिलती है 16,800 16,700 के आसपास कहीं भी हल्दी मिलती है वहां खरीदारी करें। इवन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 16,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब साइड में 18,100 18,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। उस भाव के ऊपर के क्लोज आते हैं तो फिर एक नई टेरिटरी ओपन होगी जिसको मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट शो में आपके साथ जरूर शेयर। चलिए, तो ये आपने सलाह दे दिया। अब मसालों पर अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम पर, जहां पर बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। आज देखिए करीब आधे % के आसपास की गिरावट दिखी है ग्वारगम में 10,200 के नीचे, और ग्वारसीड का वायदा 0.25% गिरकर 5,260 के आसपास बंद हुआ है। मनोज जी बताइए, क्या करें इन दोनों काउंटर में? दायरे का ही कारोबार रहेगा विश्वमोहन जी। अगर ग्वारगम की बात करें तो 9,950 डाउन साइड और 10,500 ये रेंज इस सप्ताह भी चाहिए। वहीं अगर ग्वारसीड की बात करें तो नीचे में 5,150, ऊपर में 5,400 ये रेंज इस सप्ताह भी बनी रह सकती है। मुझे पता लग गया है इस हफ्ते के लिए, तो इस रेंज का ध्यान रखें। लोअर लेवल पे बाइंग, ऊपर के लेवल पे सेल कर सकते हैं। इस हफ्ते का ट्रेड है सिर्फ ये, आगे का मत इसमें आप पोजीशन बनाइएगा। आगे आगे राय लीजिएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा। भूपेश जी, आप बता दीजिए ग्वारसीड ग्वारगम में क्या रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी, अप्रैल वायदा ग्वारसीड 5,270 से लेके 5,410 तक की रेंज मुझे इस हफ्ते में समझ आती है। बाजार एक दायरे में चलना चाहिए, 5,400 के आसपास लेना नहीं चाहिए, 5,250 के आसपास बेचना नहीं चाहिए। तो अभी एक छोटी रेंज के दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ समझ आता है और आइदर साइड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेने पर ही पोजीशन बनाए तो ज्यादा अच्छा रहे। जी, मनोज जी और विठूपन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमोडिटी फटाफट से जवाब दिए और दर्शकों के सवालों के भी जवाब दिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।